कांग्रेस के नारे पर वार। हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। कब्र खुदेगी पर प्रहार। मोदी तेरा कमल खिलेगा। अपमान वाली जुबान धारदार। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? अपमान पर हमला जोरदार। कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ मौजूद यहां पर युवा जो आज सवाल दागेंगे। सामने सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और संगीत रागी जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन क्या कब्र का फल कमल होता है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम में जो दामोदर दास उनके पिता का नाम है उसे बदल कर कह दिया था, जिसे कांग्रेस कहती है स्लिप ऑफ टंग है, बीजेपी कहती है जानबूझकर पीएम का अपमान है। उस पर असम पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फौरी राहत मिल जाती है और उन्हें जमानत मिल जाती है। लेकिन उसी वक्त जब एरोप्लेन से उन्हें ले जाया गया तो नीचे कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, और वहां पर यह नारा लगा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब पीएम ने इसको कमल से जोड़ दिया है और मेघालय की अपनी रैली में कहा है कि कुछ लोग कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन जनता कहती है मोदी तेरा कमल खिलेगा। इसीलिए आज ये सवाल कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले कहीं ना कहीं गाली को ताली बना लेते हैं नरेंद्र मोदी, और क्या यही 24 की रणनीति उनके काम आएगी? लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये रिपोर्ट। माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बात हर किसी को समझ में आ गई कि प्रधानमंत्री का निशाना कहां है। एयरपोर्ट पर प्लेन के आगे बैठे कांग्रेस के नेताओं की नारेबाजी ठीक से सुनिए। कांग्रेस की ओर से दिल्ली में हुई नारेबाजी का जवाब पीएम मोदी ने मेघालय में दिया। ये कह रहे हैं माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। मोदी तेरा कमल खिलेगा। नरेंद्र दामोदर। दरअसल ये पूरा सियासी बवाल कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की उस टिप्पणी से जुड़ा है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के पिता के नाम की जगह गौतम जोड़ दिया था। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास। पवन खेड़ा के इस बयान पर जोरदार सियासत सुलगी। अमित शाह ने नागालैंड से जोरदार पलटवार किया। कहा 2024 में कांग्रेस दूरबीन से भी दिखाई नहीं देगी। अपनी भाषा को देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। बीजेपी ने कई जगहों पर पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। एफआईआर असम में भी हुई। फिर असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने दिल्ली पहुंची। कांग्रेस के प्रवक्ता रायपुर जाने के लिए प्लेन में बैठे थे, तब उन्हें नीचे उतारा गया और गिरफ्तार किया गया। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद रायपुर जाने के लिए प्लेन में बैठे कांग्रेस के नेता प्लेन के आगे बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। बाद में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। मेरी और मेरी पार्टी की और मेरे नेता राहुल गांधी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई बड़ी अहिंसक लड़ाई है।
उस लड़ाई में हम कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस देश को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कतई ये नहीं कहा कि कानून को नहीं फेस करेगा, ये कहा कि तीनों केस एक जगह रखो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जो किया इसने पाप किया है। क्यों किया भाई आपने ऐसे? आप देश के प्रधानमंत्री, आप इस अहंकार में, इस आपकी जो गंदी राजनीति के चलते आप इस तरह के परिवार को बीच में लाके प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे हैं और आप उनको इस तरह से उनके स्वर्गीय पिताजी को बीच में ला रहे हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। नरेंद्र गौतम दास दामोदर दास कांग्रेस के प्रवक्ता ने पीएम मोदी पर पहले अपमानजनक टिप्पणी की और फिर बाद में कांग्रेस के नेताओं ने आपत्तिजनक नारे लगाए। अब उन्हीं नारों को प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के खिलाफ मेघालय में बीजेपी का सियासी हथियार बना दिया। मोदी के मरने का इंतजार करने वाले लोग माला फेर रहे हैं और कब्र खोदने में बैठ गए हैं। अरे कुछ समाज सेवा का काम करो, ये कब तक कब्र खोदते रहोगे? और वो नारा बोलते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। पवन खेड़ा के बयान पर सियासत तेज है, बीजेपी निशाना साध रही है और कांग्रेस बचाव कर रही है। लेकिन सवाल ये कि कहीं पवन खेड़ा जैसे नेताओं के बयान 2024 में भी कांग्रेस के लिए एक बार फिर बड़ी चुनौती तो साबित नहीं होगी, जैसा पहले भी हुआ है। आज तक ब्यूरो। सुधांशु जी, ऐसा लगता है कि आप लोग इंतजार में बैठे रहते हैं, प्रधानमंत्री का एक बार अपमान हो, किसी तरीके से भी कोई नारा लगा दे और आप उसको पीएम का मान बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये नायाब हुनर कहां से लाते हैं? इंतजार कितना लंबा है। अभी इन्होंने कब्र की बात कही, 3 महीना पहले तो कहा था मौत की कामना। तो कोई छोटे मोटे नेता तो नहीं थे। हिटलर की मौत मरेगा, कोट अनकोट ये वर्ड सुबोध कांत सहाय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। उससे कुछ महीने पहले इनके एक महाराष्ट्र के नेता थे, शायद उनका नाम राशिद शेख था, जिन्होंने कुत्ते की मौत जैसा वर्ड बोला था। उससे पहले इमरान मसूद बोटी बोटी काट डालूंगा बोल चुके हैं। कब? 2014 में। ये किस इंतजार की आप बात कर रही हैं? ये तो बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ना, कि कब्र से पहले मृत्यु की कामना और मृत्यु के विचार व्यक्त किए जाते हैं, वह व्यक्त किया गया। और उससे पहले क्या क्या बोला गया वो छोड़िए, वो जातिवाचक संबंध। और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे तू चाय बेच आया, भले ही बाद में तुरंत हटाना पड़ा। उसके बाद वो पीएम नहीं बनेगा मणिशंकर अय्यर का बयान, और उसके बाद मतलब इतने ऐसे ऐसे प्रकार के अशिष्ट शब्द ये तो पिछले 10-12 वर्ष से बोले जा रहे हैं। ये मौत का सौदागर तो 2007 में बोला गया है, ये तो आज 16 साल हो गए। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, अगर कोई ये कहे कि हम नहीं लपकते हैं, आप फेंकते रहते हैं। और पर एक बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी की एक बात की मैं तारीफ करूंगा कि मोदी जी के प्रति घृणा और वैमनस्य जो इनके अंदर कितना भी भरा हुआ हो, पर पॉलिटिकल सेंस नहीं भूलते हैं। देखिए, मोदी जी की भी कब्र खुदेगी वर्ड बोला, ये नहीं कहा मोदी जी भस्म हो जाएंगे। देखिए कितना गहरा ध्यान रखते हैं ये लोग। याद करिए, ये उन लोगों के साथ नहीं, वापस आई क्या मतलब, क्यों कह रहे हैं कब? हाँ, मैं बता रहा हूं, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। अबे हिंदुत्व में तो कब्र नहीं खुदती है, भस्म होते हैं। मगर देखिए कितना गहरा ध्यान रखते हैं, कहीं पर भी कब्र खोदने लगते हैं और कब्रिस्तान बनाने लगते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में मैं कांग्रेस का मतलब क्या आप शमशान कब्रिस्तान पर ले जा रहे हैं अब बहस को? मैं तो जो यूपी में आपने किया था। भारतीय संस्कृति में यह कहा जाता है कि अगर कोई किसी से नाराज हो कि भस्म हो जाएगा, मगर ये कहते हैं कब्र खुदेगी। इसलिए मैंने कहा मोदी जी के प्रति कितनी भी घृणा हो, राजनीतिक नफा नुकसान पूरा तौल के रखते हैं। ये क्यों ऐसे शब्द बोलना है? मतलब सुरेंद्र राजपूत जी, अपनी लकीर लंबी करने के बजाय पीएम पर इस तरह से हमला करना और कब्र खुदेगी, यही है क्या स्तर? और फिर आप कहते हैं कि नहीं, वो भी ऐसा बोलते हैं। लेकिन आप क्या उनकी नकल कर रहे हैं? क्यों ऐसी भाषा बोलनी है, जिसके लिए कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी पवन खेड़ा को? अंजना जी, कुछ बातें हैं, बड़ी ईमानदारी से मैं आप पे भरोसा करके पूछ लेता हूं कि अभी जैसे आदरणीय सुधांशु जी ने कहा कि साहब वो हिटलर की मौत की कामना की थी, नारा लगा था, तो क्या भाजपा वाले नरेंद्र मोदी जी को हिटलर का जीवन मानते हैं? भाई जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। अगर ये नारा है तो ये मोदी जी पर कैसे फिट बैठ रहा है? कोई एक मिनट बता दें। कहा था मोदी हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। आपको बहुत स्पष्ट, इसका मतलब ये नरेंद्र मोदी जी को हिटलर मानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वाले अगर स्वयं ही मोदी जी को हिटलर मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? नंबर 1। नंबर 2, एक बात में बहुत ईमानदारी से, कि वो नारा लगा वहां, क्यों? पता चला गलत लगा।
एक लाइन की बात है, इसमें आपके कोई तमाम बहस नहीं। नेता वहां पर मौजूद सुनिए, थे। उसी समय आप भी इस बात को जिम्मेवारी से कह सकती हैं कि तुरंत जैसे ही नारा लगा वैसे ही रणदीप सुरजेवाला जी ने मना किया। बाकी सब लोग साउथ इंडियन थे, वो नहीं समझ पाए, तो रणदीप सुरजेवाला जी ने उस नारे को मना किया। नहीं लगना चाहिए था, बहुत साफ सी बात है। कहीं साउथ इंडियन थे, कहीं स्लिप ऑफ टंग था, बगल वाला दामोदर दास कह रहा है, फिर भी उसमें कुछ और कह दिया। मतलब अंजना जी बोलने तो दीजिए, अभी सुधांशु जी के आधा ही बोल लेने दीजिए, थोड़ा सा। हम तो आपके सामने वैसे ही चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं कि जब ऑलरेडी नारा रोक दिया गया तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद इस पर विषय पर आना नहीं। लेकिन हां, नरेंद्र मोदी जी एक मात्र ऐसे नेता हैं हिंदुस्तान के जो इस वक्त घबराए हुए हैं, परेशान हैं, आगे आने वाले चुनावों को लेकर के इस हद तक वो डरे हुए हैं कि वो हर मुद्दे को, हर शब्द को लपकने के लिए आतुर बैठे हुए। अमित शाह जी उनके यहां पे थोड़ा कम डरे हुए। उन्होंने कहा कि इसमें जनता जवाब देगी, इसी मुद्दे पर जनता जवाब देगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को आप देखिए, तुरंत नरेंद्र मोदी जी ने लपका कि कब्र का फल कमल होता है। अरे भाई, सब्र का फल मीठा होता है, कब्र का फल कमल कभी नहीं होता, कमल कीचड़ में खिलता है। ये मैं बताना चाहूंगा इनको, ये हिंदू मुसलमान जितना भी कर ले, कब्र का फल कभी कमल नहीं होता, सब्र का फल जरूर मीठा होता है। ऐसा हमें जरूर पता चला है। छोटा सा रिस्पांस, उसके बाद में आ रही। बस एक लाइन में देखिए कैसा कैसा ये लोग बचाव लेने का प्रयास करते हैं। साउथ इंडियन थे, समझ में नहीं आया। याद करिए अधीर रंजन चौधरी जी राष्ट्रपति महोदया के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करके मैं गैर हिंदी भाषी हूं, मेरे को समझ में नहीं आया। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि सोनिया जी इटली भाषी होकर कभी हिंदी में इतनी बड़ी गलती नहीं की जितना ये नेता तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने के लिए अपनी बातों को लेकर ये करने का प्रयास करते हैं। और डर पे एक बात कहूंगा, राहुल गांधी जी ने यही तो बोला था कि मैं डर के खिलाफ यात्रा लेके निकला हूं, और फिर क्या बोला, मुझे भारत में कहीं डर नजर नहीं आया। तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि कहां पे डर है और कौन डर रहा है और कौन डराया हुआ है। ये बात हमारे समझ में नहीं आता। मतलब एक अबूझ पहली है। और उन्होंने तो ये कहा था ना, और उन्होंने क्या कहा था, सर्दी लगती नहीं है, सर्दी से डरते हो। तो भाई डर की जो परिभाषा कांग्रेस की है, मेरे विचार से उस पर शोध करना चाहिए, रिसर्च कि ये क्या है। एक लाइन का जवाब आचार्य जी मुस्कुरा रहे हैं, एक लाइन, लेकिन वो सामने बैठे लोगों को कह रहे थे कि तुमने जैकेट पहना हुआ, तुम डरे हुए हो। एक लाइन का जवाब दे देता हूं। सुधांशु जी को बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, संस्कृत हिंदी अभी पता नहीं क्या क्या हम लोग सुनाएंगे, आधी समझ में आएगी, शायरी मार दीजिए, आधी नहीं। बिल्कुल। जब से राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो यात्रा, ये डर गए राहुल गांधी से। इकलौते आदमी से पूरी भारतीय जनता पार्टी भयाक्रांत है, पूरी तरीके से। इसलिए छोटे छोटे शब्द लपकते हैं, कभी कब्र लपटेंगे, कभी सब्र लपकेंगे, कभी कुछ लपकेंगे। अरे भाई, मुद्दों पे बात करिए ना, आइए मुद्दों पर। 2024 का चुनाव मुद्दों पर होगा सुधांशु जी। बेरोजगारी पर जवाब देना पड़ेगा, महंगाई पर जवाब देना पड़ेगा, चीन की समस्या पर जवाब देना पड़ेगा आपको, अरुणाचल में जो 2-2 गांव बसे हैं उस पर जवाब देना पड़ेगा आपको पेंगोंग टीएसओ पर जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं आने वाला है चुनाव मुद्दों पर होगा। एक एक करके लेते हैं सबसे। एक लाइन इन्होंने कहा मुद्दे की बात होनी चाहिए, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी परसों नरसों राहुल गांधी जी ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है, इटालियन अखबार को। ठीक है, इटली में इटालियन अखबार को इंटरव्यू दिया। और मुद्दा क्या है, इटली, हाँ सुनिए तो, इटली में रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, 3.9%। महंगाई क्या है, 12.3%, भारत की दुगनी से अधिक। और डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, 134%। मुद्दे की बात तो करिए मान्यवर। आपके ननिहाल में हाल ज्यादा खराब है, ददिहाल में हाल ज्यादा अच्छा है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आचार्य जी, आरएसएस की ननिहाल और ददिहाल दोनों आरएसएस की कहा था एक बार सोनिया गांधी ने, फिर मोदी को उससे फायदा हुआ। नीच कहा था मणिशंकर अय्यर ने, सबने देखा कि नतीजा क्या हुआ। क्यों ऐसा करना, कहने को यहां पर आकर खूब समझाते हैं महंगाई बेरोजगारी करेंगे, तो मत बोलिए ना प्रभु ये सब। क्यों आप इस तरह का अपमान करते हैं जिसको वो गाली को ताली बना लेते हैं? देखिए अंजना जी, पहली बात तो यह है कि अगर सोनिया जी के लिए कुछ गलत बीजेपी ने कहा तो वो भी गलत है, और अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई कांग्रेस का नेता या विपक्ष का नेता कुछ गलत कहता वो भी गलत है। ये वो देश है कि महाभारत का समय और भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य सब कौरवों के साथ थे, लेकिन जब युद्ध होता था उसके रात को अभिमन्यु और अर्जुन भीष्म पितामह को जब प्रणाम करते थे तो उन्हें कहते थे विजयी भव, जबकि ये जानते थे कि ये तुम्हारी मृत्यु का आशीर्वाद है, यानी कि हम अपनी मृत्यु का आशीर्वाद दे रहे हैं। ये वो देश है। तो राजनीतिक सुचिता, राजनीतिक मर्यादाएं
हमारे देश में तार तार हुई हैं, वो इन्होंने भी की हैं और इधर से भी हुई हैं, यानी हम सब उसके दोषी हैं। अगर इस देश के लोकतंत्र को अब आगे बचाना है, हो सकता है आप ये कहें कि आपने तो प्रवचन कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा वैसा ही लग रहा है आज के जमाने में। लेकिन सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की शान में कुछ भी अगर गलत कहा जाता है तो पूरे देश का अपमान माना जाता है। राजपूत जी गुस्सा हो रहे होंगे लेकिन आपकी बात नहीं, से, हमें क्यों लगा गुस्सा था। होंगे, ये भी समझ रहे हैं मेरी बात को। हमारी पार्टी का प्रॉब्लम थोड़ा सा ये हो गया है, हमारे यहाँ बड़े भोले लोग हैं और बीजेपी के अंदर बड़े शातिर लोग हैं। ये बात ओहो भोलापन तेरा भोलापन तेरा भाग, हमको सादगी पे तेरी मरते हैं। क्या भोलापन है साहब, आतंकवादियों अपराधियों के साथ खड़े हो। भोलापन देखिए कौन भोला लग रहा है आपको? वो वाला भोलापन जिसमें गौतम दास राहुल गांधी बोल दिया गया। नहीं, देखिए मेरी इतनी सरलता, सुगमता, सहजता और से कही गई बात भी जो है उन्हें चुभ गई। तो यही इनकी जो शातिरनेस है वो ये है, और हम भोले लोग हैं। बच्चों ने आपकी इंग्लिश पकड़ ली, बताइए। इनकी पॉलिटिक लेट हिम मेक हिज पॉइंट। भाव क्या है आपका? पहुंचिए वहां जहां पहुंचना है। मैं क्या कह रहे हैं? सब भोले हैं। यस, करेक्ट, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। सब कांग्रेस वाले भोले हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कुछ लोग अब राजनीति को, कांग्रेस को नए रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे कांग्रेस के पास जो हमारी मूल धरोहर, हमारी जो शक्ति थी वो क्या थी? राष्ट्र, धर्म, बलिदान, त्याग, तपस्या। ये कांग्रेस ने देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो उसमें कितने लोगों की शहादत हुई? महात्मा गांधी के झंडे के नीचे, महात्मा गांधी की क़यादत में, उनके नेतृत्व में, पंडित नेहरू के नेतृत्व में। लेकिन वो इतिहास जो हमने पढ़ा या वो इतिहास जो हमने सुना, उस इतिहास को परिवर्तित करने का काम पिछले 8-9 सालों में बीजेपी ने बखूबी किया। ये मेरा इन पे आरोप है। हाँ। इन्होंने ऐसा कर दिया जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल वो इंसान थे। देखिए, निष्पक्ष होकर बात मैं कर रहा हूं आज कि वैसे पहले भी निष्पक्ष ही रहता था। आप वही दोहरा रहे हैं जो हम लोग बता रहे हैं। मतलब हम दिखा रहे हैं मधुसूदन मिस्त्री से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण से तुलना की और कैसे उससे कांग्रेस की छवि धूमिल हुई। एक लाइन हो सकता है। भोले लोगों ने ऐसा भोलापन दिखाया। ऐसा नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो हार्वर्ड से ज्यादा वहां से पढ़ करके आए हैं। उन्हें भारतीय भाषाओं का थोड़ा सा शाब्दिक अर्थों का कम ज्ञान है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कटाक्ष कर रहे हैं, आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं या बड़ाई कर रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत जी उसका जवाब देंगे। हाँ। तो वो क्या करते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं कि वो बात ऐसी कहते हैं जो देखने में मोदी जी के खिलाफ लगती है। अच्छा। लेकिन वो देश की जनता को पसंद नहीं आती, वो हमें नुकसान करती है। और हम ऐसे लोगों की जमात से घिर चुके हैं। अब ये बात सुरेंद्र राजपूत जी नहीं कहेंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय अधिकृत प्रवक्ता। आपने भी बोलकर भारी मुसीबत मोल ले ली है। मेरे गले में कई जिंदा सांप पहले से ही पड़े हैं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। जिंदा सांप पड़े गले में? लेकिन क्योंकि सच बोलना मना है। हमारी कांग्रेस पार्टी में कुछ नए हेडमास्टर आए हैं, वो सबको जो है वो सिखाते पढ़ाते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है, जो एक मध्यम मार्गी पार्टी थी, जो ना राइट विंग की तरफ थी ना लेफ्ट विंग की तरफ थी, वो मध्यम मार्गी पार्टी थी। हिंदुओं का भी सम्मान, मुसलमानों का भी सम्मान, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व की अवधारणा और धारणा को लेके चलती थी। लेकिन वो पार्टी अब धीरे धीरे मैंने पहली बार माथे पर लकीरें देख ली इनके। राजपूत जी की ऐसी लकीरें आपने माथे पर डाल दी, बिल्डिंग्स बन गई यहाँ पर उनकी। तो ये इससे नुकसान, पोल पट्टी खोलने आए थे सर। इससे नुकसान हमें हो रहा है। और बीजेपी को फायदा क्या हो रहा है कि गलती बीजेपी की क्या किसी रायपुर में अधिवेशन चल रहा है, आप यहाँ पर ये सब कह रहे हैं। पवन खेड़ा जी ने जो बोला, पवन खेड़ा ने जो बोला, मैं उसका समर्थन नहीं करता। फिर उन्होंने खुद कह दिया कि भाई मेरी जबान फिसल गई, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। पर एक इस बात के लिए हवाई जहाज में चढ़ करके एक आदमी को पकड़ के उतारना, ये कौन सी लोकतंत्र की पहचान है भाई? ये भी अति सर्वत्र वर्जयेत। और जब ऐसा शुरू होता है ना, तो किसी के साथ भी हो सकता है। रागी जी, प्रोफेसर साहब, अंजना जी, मुझे तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। जो आचार्य जी ने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका जो नेतृत्व पिछले 22-25 साल से चल रहा है, नहीं 22-25 साल का जो कार्यकाल रहा, उन्होंने कांग्रेस को पूरा डुबो दिया। कांग्रेस की जो अरे पहले बोल तो लेने दीजिए, आपने उसको कांग्रेस की जो विरासत थी, जो वो कहेंगे शातिर हैं आप,
बोले वो तो नए नए हेडमास्टर्स की बात कर रहे थे। नहीं, बोले कि महात्मा, मैंने सुनिए तो सही, सुन के इनका चेहरा टेंशनात्मक होता जा रहा है। उन्होंने यही, हमारा चेहरा तो दिख जाता है, एक चेहरा है। सोनिया जी, सुधांशु जी वगैरह के तो मायावी चेहरे हैं, 10-10 चेहरे हैं, इनका दिखता ही नहीं कौन सा टेंशनात्मक है, कौन सा पूरी कीजिए अपनी बात, पॉइंट पे आइए सर जल्दी। अंजना जी मूल तत्व यह है, उन्होंने कहा कि देखिए गांधी पटेल की जो विरासत थी, जिसमें भारत की संस्कृति भी था, भारत का अध्यात्म भी था, भारत का धर्म भी था, लेकिन इटली से आई हुई श्रीमती सोनिया गांधी, उनके सुपुत्र, उनके हार्वर्ड के जो सलाहकार हैं, जो मित्र मंडली है, उन्होंने पूरी इस सारी जो कांग्रेस की परंपरा थी उसको डुबो दिया। और डुबोने का कारण है, यही कारण है कि कांग्रेस आज क्षेत्रीय पार्टी के रूप में खड़ी हो गई है। राष्ट्रीय पार्टी टेक्निकली है, लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं जहां त्रिपुरा में चुनाव हो रहा है, वो 6 राज्यों में से एक है जहां पर उनको एक भी ओपन अकाउंट नहीं किए हैं। पश्चिम बंगाल में भी ओपन अकाउंट नहीं किए थे। जानते हैं ऐसा क्यों? गाली गलौज की भाषा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस कोई नया विमर्श खड़ा करने की स्थिति खो दिया है। नहीं, बेरोजगारी, महंगाई क्यों, ये सब सुना नहीं आपने कभी? देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी बातें हैं। जैसे अभी तो सुधांशु जी ने कहा, जब 2014 में क्या महंगाई का दर क्या था? 10.8% था। आज महंगाई की दर क्या है? 6.4% है। तो यदि उससे भी तुलना कर दें, एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, तब भी हम ये कह रहे हैं कि आज उस स्थिति से मच बेहतर है। फिर भी कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, ये नारे आपने सुन लीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए, आप मेरे साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए। सुन लीजिए, बोलिए। हमेशा एक प्रोफेसर होके इतनी शिकायत करते हैं। सुन लीजिए, क्योंकि हमको आप समय नहीं देती हैं, अक्सर मेरे साथ ऐसा आप काम करती हैं। ठीक है, देखिए, कांग्रेस ने ये 2019 में भी ये किया था। ये नारे पिट जाते हैं। कांग्रेस उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी आइकॉनिक फिगर हैं, हम यदि इनके इमेज को डेंट कर देते हैं, दूसरा जो है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की नैरेटिव को हम डेंट कर देते हैं, तो शायद उनका वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन यही उनके लिए गले का सर्प जिंदा सर्प बन जाता है। नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, जनता उसको उनको पीट देती है। हिंदुत्व को वो गाली देते हैं, राष्ट्रवाद को गाली देते हैं, वो पीट देता है। यदि वो आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बताते हैं, जनता पुलवामा का बदला ले लेती है, आर्मी को गाली देने का जनता पीटे ना पीटे, पुलिस जरूर एफआईआर दर्ज कर लेती है। सुधांशु जी, क्यों? नेहा सिंह राठौर अगर वहां पर एक गाना गा दे, कानपुर में बुलडोजर चलने पर, जिंदा जली माँ बेटी पर, तो उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। तत्परता देखिए, असम पुलिस दौड़ के भाग के आई, इंडिगो फ्लाइट से उतार लिया और ले गया। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, कहा बेल दीजिए इनको। देखिए, क्यों? जिस भी दफा में उन्होंने लगाया था, ऐसा तो नहीं कि नॉन बेलेबल था, तो बेल मिलना कोई झटके वाली बात हो तब हो जब आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर किया हो। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, राजनीति में निरंतर मर्यादा का स्तर नीचे जाता चला जा रहा है, परंतु आज तक किसी के माता पिता के ऊपर बात नहीं होती है। और यह कहा भी जाता है कि मां बाप पे मत जाना, और जिसका कोई राजनीति से दूर दूर तक मतलब ना हो, उनके नाम को लेकर इस प्रकार से अपमान करने का प्रयास करना, मेरे विचार से राजनीति में एक नई प्रकार का जो निम्नता देखने को मिल रही है उसकी है। हाँ, मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो इन्होंने कहा थोड़ा रुक जाइए कि कांग्रेस वाले लोग भोले हैं, तो मैं राहुल गांधी जी के भोलेपन का एक उदाहरण बताना चाहता हूं। 2019 के चुनाव के दौरान वो राजस्थान में प्रचार कर रहे थे, और राजस्थान की उनकी सरकार ने एक बहुत बड़े कांग्रेस के पूर्व नेता रहे कुंभाराम, उनके नाम के ऊपर एक योजना चलाई थी, और वो उसका बोलते बोलते एक नहीं 3 बार बोल गए कि मैं राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान में कुंभकर्ण योजना चलाई है। अब आप ये समझ लीजिए, कोई व्यक्ति जो भारत में रहता हो, वो अगर ये समझे कि कुंभकर्ण के नाम पे कोई योजना चल सकती है, तो फिर उसे पूरी तरीके से, और भोलेपन का दूसरा उदाहरण, अरे भाई, जयराम रमेश जी ने कहा कन्हैया कुमार राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, युवा नेता। अब सुनिए, जिस कन्हैया कुमार ने कहा, फिर जो आचार्य जी को भड़का रहे हैं। नहीं, सुनिए, कांग्रेस डूबता जहाज है, उसको अपने पार्टी के हेड ऑफिस में बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, मेरे विचार से हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि देश की जनता उन सारी चीजों को समझ रही है। अगर आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपकी भूल की, भोलेपन की भूल भुलैया में आप देश को घुमा सकें, ये आपको अधिकार देने के लिए जनता तैयार है। ठीक है, छोटे छोटे सवाल ले रहे फिर आपसे। हाँ, मेरा प्रश्न सुरेंद्र सर से है कि सर, जैसे आप कह रहे हैं कि 2024 में आपकी सरकार आएगी, पर मतलब आपकी नेताओं में आपका जो प्रमुख नेता है राहुल गांधी जी, उनके भाषण में वो मैच्योरिटी नजर नहीं आती जो अन्य नरेंद्र मोदी जी में आती है। ठीक है, तो वो मैच्योरिटी का प्रॉब्लम। मेरा प्रश्न क्वेश्चन
मेरा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से है कि प्रधानमंत्री का कब्र खोदने के बाद आपको नहीं लगता है कि चाइना और पाकिस्तान आपका भी कब्र खोद देगा? मेरा खबर इनसे है कि ये कौन लोग हो सकते हैं जो बोलते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? ये कौन बोल सकते हैं? मेरा सवाल इनसे है। मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? ऐसा कौन बोल सकता है कि मोदी तेरी कब्र खुलेगी? मतलब आपको लग रहा है ये गलत है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। उनको देख के बोलिए। हाँ, नहीं, इनको नहीं, उनको। हाँ, तो मेरा सवाल आप ही से है, सुरेंद्र जी से है। आप इधर देख रहे हैं। हाँ। ऐसा कौन बोल सकता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? भाव को समझिए। नहीं, वो कह रहे हैं सर, कि नहीं अंजना जी, वो कह रहे हैं किसी की हैसियत नहीं है जो नरेंद्र मोदी की कब्र खोद दे। बिल्कुल सर, आप ऐसी किसी की हैसियत ही नहीं जो नरेंद्र मोदी। सर, आपके गलत टिप्पणी करने से क्या लगता है आपकी सरकार आ जाएगी कि कुछ बड़ा करना होगा? ठीक है, आइए जल्दी फटाफट तेजी से। जैसे आपने बोला कि भस्म हो या कब्र खुदे, मतलब तो एक ही है, तो शब्दों का खेल खेलना क्यों है? अरे जमीन आसमान का लॉ कंजर्वेशन। जैसा कि अभी जिस वर्ड को लेके विवाद बनाया जा रहा है, काफी टाइम से मैं सुनते आ रहा हूँ कि बीजेपी के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तो क्या ये गलत नहीं है? फिर हम मुसलमान लोग कहाँ जाएंगे? ये भी तो मैं स्पेशली योगी जी से बोलना चाहता हूँ, उनसे मैं कई दफा क्लिप भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो ऐसा उन्होंने बोला हिंदू राष्ट्र था, है और है। हाँ, मैं माइक पे पकड़ूं आराम से। जैसे कि बीजेपी पे हमेशा एलिगेशन लगाया जाता है कि ये लोग विकास पर बात नहीं करते, तो सर आप लोग क्यों बात नहीं करते हैं? क्यों आप लोग 370 और राम मंदिर को ही लेकर सिर्फ बात करते हैं? क्यों आप विकास को लेकर बात नहीं करते हैं? 370 आपको लगता है कि इशू नहीं है? बहुत अच्छा हुआ कि वो हटना जायज है, लेकिन फिर उससे हट करके उससे विकास पर भी क्यों बात नहीं किया जाता? क्यों हर डिबेट में 370 और राम मंदिर को ही लाया जाता है? मेरा क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी से सर, क्या आप ऐसी टिप्पणी करने से आपको लगता है कि आपकी सरकार आ जाएगी? चलिए, इतने सवालों का जवाब लेते हैं, उसके बाद से आते हैं। सुरेंद्र जी मुखातिब हुए, क्या बात? सब कह रहे हैं कि भाई कौन ऐसे बोलेगा, क्यों बोलेगा, क्यों ऐसा नारा? और ऐसा नारा आप कह रहे से साउथ इंडिया वाले, मतलब आचार्य जी, अंजना जी, इस तरह का नारा साउथ इंडिया वाले कहाँ से मतलब जानेंगे? अंजना जी अब मैं सवाल पूछ रही है, आचार्य जी वाला उनसे जवाब मांग रही हैं। नहीं, हम आपसे सारी चीजें, आचार्य जी का भी जवाब देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात। आचार्य जी हमारे राजगुरु हैं। 3-4 चीजें हमारे दोस्तों ने पूछी। सबसे पहले तो आप कहते हैं कि कब्र खुदेगी या ये होगा, तो हमने पहले ही कह दिया कि वो नारा गलत था और उसको रोका। सुरजेवाला जी ने नारा 2 बार में बंद हो गया। इसके बाद वो मुद्दा अगर किसी ने जिंदा किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने जिंदा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा किया है। चूंकि उस मुद्दे से वो लोग जो हैं, कब्र खुदने से वो लोग वोट की फसल काटना चाहते हैं और वो कहते हैं कब्र खुदने के बाद कमल खिलता है। हमें तो कीचड़ में लगता है। तो आज की डेट में हमारे ऊपर ओनस नहीं है, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा कि कब्र खुदने से क्या कमल खिलता है या सब्र का फल मीठा होता है, ये बताना पड़ेगा। हमने तो कह दिया वो नारा गलत था। और रही बात नारों की, तो नारे आचार्य जी भी जानते हैं और शायद सुधांशु जी भी जानेंगे कि इंदिरा जी को 75 से लेकर के और 79 तक क्या क्या कहा गया, गली गली में झंडी है, और इंदिरा गांधी को क्या कहा गया, ये बात आचार्य जी भी जानते हैं और ये बात सुधांशु जी भी जानते हैं। और इन्हीं भाजपा के लोगों ने कहा कि गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी की क्या बात करते। हमने तो कहीं FIR नहीं कराई, हमने तो कहीं कभी नहीं कहा। हमने तो 70 सालों में आपको नहीं, इमरजेंसी के बाद की बात कर रहा हूं, इमरजेंसी के बाद की बात कर रहा हूं, मणिराम के चुनाव की बात कर रहा हूं, और मणिराम के चुनाव में अटल बिहारी जी मंच पर थे उसकी बात कर रहा हूं। सुधांशु जी, गोरखपुर की रैली थी, नागा साधुओं को आपने बैठा दिया था, बिल्कुल 500 नागा साधुओं को नंगा बैठा दिया था जहां इंदिरा गांधी जी उतर रही थी। तब इंदिरा जी ने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि गोरखपुर के लोग मेरा ऐसा अपनी बेटी को इस तरीके से बुलाएंगे। आप देखती उस दृश्य को, देख नहीं सकती थी। यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, हमने FIR नहीं कराई। राजनीति में शुचिता होती है, राजनीति में ये सारी बातें अपने लाभ के लिए नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग नहीं इस्तेमाल करते। तो नारा गलत, लेकिन जिस तरीके से इस तरीके का जो वो विमर्श किया गया वो बात। दूसरी बात आप आ जाइए सरकार की बात। तो भाई हम 2024 में सरकार बनाएंगे, 70 साल में सरकार बनाई है हमने। आप यकीन करिए, भाखड़ा नंगल डैम भी हम ही ने बनाया, बैंकों का नेशनलाइजेशन हम ही ने किया, जितने PSUs भारतीय जनता पार्टी ने बेचे हैं पूरे देश में, उस सारे के सारे हमारे बनाए हुए, IITs हमारे बनाए हुए, IIMs हमारे बनाए हुए, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान हमने किए, सिक्किम को हम हिंदुस्तान में लाए, गोवा को हम हिंदुस्तान में लाए।
आप इस चीज को देखेंगे, मनरेगा हमने दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन हमने दिया, राइट टू फूड हमने दिया, राइट टू एजुकेशन हमने दिया। हम लोगों ने काम किए हैं और ये लोग मात्र नारों की बात करते हैं। तो ये बताइए ना, ये बताइए जनता आने को वाले समय में हाँ। बेरोजगारी ये भी की बोल देते हैं कि इस देश का विभाजन भी हमने देश किया। में अरे मान देश का बढ़ाने विभाजन वाली तो आपकी विचारधारा ने किया, डॉक्टर मुंजे ने किया, वीर सावरकर ने किया। और देश बाकायदा में लिख मान करके कहा बढ़ाने कि हाँ, वाली पाकिस्तान बनना प्रभु चाहिए। क्या बात मान करेंगे बढ़ाने आप? वाली संस्थाएं इन्होंने बनाई अपमान को आप अपना मान बढ़ाने के लिए, चूंकि आपको महंगाई बेरोजगारी से भटकाना है, इसीलिए अपमान का मुद्दा उठाना है। मैं महंगाई बेरोजगारी पे उत्तर दे देता हूं। अब अटल जी से लेके मोदी जी के दौर तक 14 साल हमारी सरकार रह चुकी है और जाके चेक कर लीजिए इन 14 सालों में हमेशा केवल 2020 कोविड के दौर को छोड़कर हमेशा रेट ऑफ इन्फ्लेशन नीचे और रेट ऑफ ग्रोथ ऊपर। रेट इनकी 50 साल में केवल 2006-7 का दौर छोड़ के हमेशा रेट ऑफ ग्रोथ नीचे और रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऊपर। और कितना ऊपर, याद करिए हमारा मजाक उड़ाया जाता था 1980 के दशक में, भारत की तो 2% ग्रोथ रेट रहेगी जिसे हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे। और उस जमाने में याद करिए 10-10, 12-12% रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और इतना ही नहीं, आज पाकिस्तान में 27% है ना रेट ऑफ इन्फ्लेशन, भारत में 1974 में 27% थी। जिस जमाने में वो गाना बना था कि पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। और रेट ऑफ ग्रोथ 1.9% जाके चेक करिए, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 27%। इन्हें पता है कि उस पर तो मुकाबला कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यूपी चुनाव के समय अयोध्या राइजिंग किताब लिख के हिंदू बोको हराम किसने कहा? सलमान खुर्शीद ने या हम? जिन्ना का नाम कौन लाए थे? अखिलेश यादव या हम? हमेशा चुनाव में आप ही लाते हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी कौन लाया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह लाते हैं, आप लोग लपक लेते हैं। नहीं, हम लपक फिर लटक जाते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट में और बेचने में फर्क है। अगर आप लोग डिसइन्वेस्टमेंट को बेचने की बात करेंगे तो सुधांशु जी आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। इन्होंने कहा, आपने हमसे कहा कि हम लपक लेते हैं और लटक भी जाते हैं। अरे साहब इतना, ये तो इतना उछाल देते हैं। अब तो सर ये 24 तक चलेगा। सुनिए तो, ये इतना उछाल देते हैं कि वो सब पाते हैं, सब प्रयास ये अनायास पा जाते हैं, अपने आप ही आके गिर जाता है। इतना ये फेंकते रहते हैं चारों तरफ। और मुझे एक बात पे कष्ट हुआ, इन्होंने कहा नागा साधुओं की बात। अरे 7 नवंबर 1966 को गोरक्षा के लिए आए हुए संतों पे गोलियां चलवाई थी इंदिरा गांधी ने और सैकड़ों संत मारे गए थे। और फिर से मेरा बातें नहीं कहना चाहता हूं, कितने मारे गए थे इस पर फिर से आप? अरे भाई आप झूठ बोलते हैं ये लोग। मतलब मारे नहीं गए थे, झूठ बोलते मारे नहीं गए थे। कैसे मरे थे? क्या बात है, सीधे गोलियां चली थी। और मैं एक बार जांच पे उठाइए। संसद के आगे गोली चली थी और साधु मारे गए थे। संसद के आगे गोली चली थी और साधु मारे गए थे। साधु मारे गए थे, सैकड़ों मारे गए थे। क्या बात करते हैं? बताइए कितने सैकड़ों मारे गए थे? गोलियां नहीं चली थी, बिल्कुल चली थी, बिल्कुल चली थी। लेकिन आप बताइए, आप झूठ बोलते हैं। आप नरसंहार की बात कर रहे हैं साधुओं का। क्यों साधुओं में? आप साधुओं के नरसंहार की बात कर रहे हैं साहब। और उसी के बाद और कल्याण सिंह कहते हैं, वैसे मैं आज पे आए, सुनिए अंजना जी, आ जाए 2023 में आ जाए। 1993 में 8 लोगों की मृत्यु हुई। नागा साधु उसी के विरोध में वहां पर गए थे। हजारों लोगों की नागा साधु उसी के विरोध में देशद्रोही लोग हैं, देशद्रोह का काम करते हैं, लोगों को भड़काते कि सैकड़ों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए, ताकि भावनाएं उभरे। किस तरीके की बात करते हैं? वैसे मैं एक बात कहूं, इतना आवेश मत बोलिए। आपने साधुओं के साथ जो किया था, मैं सिर्फ एक फैक्ट रख रहा हूं, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। जाकर जिस दिन गोली चली थी गोरक्षक संतों पे, उस दिन गोपाष्टमी थी, 7 नवंबर 1966। मैंने कहा ना कि देशद्रोही मिस्टर राजपूत सर, शाउटिंग मैच नहीं प्लीज सर, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, मैं नहीं प्लीज बोला, संयम मैं पूरी कर लूं। और जिस दिन इंदिरा जी की दुखद हत्या हुई 31 अक्टूबर 1984, उस दिन भी जाके देख लीजिए, गोपाष्टमी थी। अब बाकी आप लोग स्वयं तय करिए कि किसका क्या था, ये जाके चेक कर लीजिएगा। हाँ, एक बात कह दूं, जो एक बच्ची ने पूछा था कि कब्र या भस्म में एक ही बराबर बात है। नहीं साहब, जब मास टू मास कन्वर्जन होता था, ये 19वीं सदी की बात है साइंस की, जब मास कंजर्वेशन ऑफ मास था। अब E = mc² आया, यानी अब एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मास, और मास भी एनर्जी से बनता है। इसलिए अंततः एक बात बताएं, अंततः एक दिन तो पृथ्वी भी भस्म हो जानी है, तो अंततः सबको भस्म होना है। जो ये कोई कहे कि कब्र में रहना है, तो कब्र में सबको नहीं रहना। मैं किसी की भावना नहीं हाथ करना चाहता, सिर्फ साइंस की बात करना चाहता हूं। इतने सारे बच्चों ने बार बार यही पूछा, ये बोलने की क्या जरूरत है? आपके पास महंगाई है, आपके पास बेरोजगारी का मुद्दा है, अनेकों मुद्दे हैं। अब ये 24 तक कब्र की गूंज सुनाई देगी, उसके लिए तैयार रहिए। और जनता उनसे कनेक्ट करती है मिस्टर मोदी से।
और देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी अपशब्दों का प्रयोग करता है, मैं उसका समर्थन नहीं करता, मैं घोर निंदा करता हूं। पहली बात, चाहे वो कब्र खोदने जैसी बात हो, चाहे वो उनके माता पिता पे टिप्पणी हो, और उसके लिए पवन खेड़ा जी ने सुप्रीम कोर्ट में भी माफी मांगी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर कोई बात की गई तो उसके लिए आसाम की पुलिस आई और हवाई जहाज में से एक आदमी को पकड़ लिया। हाँ। लेकिन भगवान राम और रामचरितमानस के ऊपर अभद्र टिप्पणी की बिहार के एक मंत्री ने, हमने उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज कराने की मांग की। समर्थन दे रहे हैं आप बीच में मत बोलिए सुधांशु जी, आप बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और आप गरिमा को समझते हैं और आप ये समझ रहे हैं मैं क्या कहने जा रहा हूँ। चलिए ताली बजा दीजिए इनके लिए। अंजना जी, आपका चैनल इस देश का नहीं, विश्व का एक बड़ा चैनल है। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से कि सुधांशु जी, भगवान राम के ऊपर गलत टिप्पणी करने वाला व्यक्ति, रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने वाला व्यक्ति, रामायण को गाली देने वाला व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पूर्व मंत्री है, जो आपके साथ भी था, उसके खिलाफ अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है कि जो राम का अपमान करे वो छोटा अपमान, रामायण का अपमान करे वो छोटा अपमान, आपके नेता का अपमान करे वो बड़ा अपमान। ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात कही है कि रामायण के पन्ने फाड़ देंगे हम, रामायण को जलाएंगे हम, रामायण के ऊपर बैन लगाएंगे हम। अगर आप सच्चे राम भक्त और हिंदू हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज कीजिएगा, उतार के। जवाब दें। नहीं, जिस तरह से हवाई जहाज में से खींच करके पवन खेड़ा को लाया गया, इस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। दूसरी बात, आप बहुत बोले, मेरी बात सुनिएगा। दूसरी बात, सवाल हिंदू और मुसलमान का है। इस देश के अंदर जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो हिंदू और मुसलमान सब एक होकर लड़ाई लड़े। लेकिन ठीक है, आज का जो हालात, आज का जो मंजर, आज का जो राजनीतिक परिदृश्य आपने बनाया है, मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूं। पहली, हत्या जुनैद की हो या नासिर की हो, हत्या कानपुर के अंदर 2 ब्राह्मण बच्चियों की हो, हत्या हाथरस के अंदर हो, लेकिन जलाने में आप एक जैसे हो। हरियाणा के अंदर आपकी सरकार है, वहां 2 नासिर और जुनैद को जिंदा जलाया गया, और कानपुर के अंदर ब्राह्मणों की बच्चियों को 2 को जिंदा जलाया गया। वो जले गए, उसको कह दिया गया कि हम बुलडोजर लेके चले आए थे। अरे आप जिस बात को सच करना चाहते उसे आप करते हो। इसीलिए मैंने आते ही कहा था आपकी पार्टी शातिर लोगों की पार्टी है, और शातिरता वो साबित कर रहे हैं उदाहरण के साथ कि शातिर लोगों की पार्टी है। जल्दी से शातिरता का सबसे बड़ा नमूना गांधी कांग्रेस के थे, आपने छीन लिए। पटेल कांग्रेस के थे, आपने छीन लिए। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के थे, आपने छीन लिए। मुझे तो लगता है आप कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी ना छीन लें। दोनों पर जवाब दीजिए। लेकिन इसी के साथ FIR इसलिए नहीं कर रहे क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पर? आप नहीं चाहते काऊ बेल्ट में मंडल वर्सेस कमंडल हो? आप डरते हैं मंडल वर्सेस कमंडल हो गया तो फंस जाएंगे। उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है, और जो कानपुर की घटना है उसके ऊपर कम से कम 4 बड़े अधिकारियों पे सीधे कार्रवाई हो चुकी है। मगर शातिर जानते क्या होता है? वो बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, एक रामायण का खुला अपमान किया, उस पर जवाब चाहते हैं? मैं उसी पे कह रहा हूं। आप सत्ताधारी दल हैं सर, मैं उसी पे, आप सत्ताधारी दल हैं। नहीं, अरे भाई मैं वही कह रहा हूं। उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है हमें अगर तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अब बोलूं, जवाब दीजिए। अब बोलूं, अब मैं बोलूं, मौर्य का FIR दर्ज करिए। मैं बोलूं भाई, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता खड़े, अगर ये उसका विरोध करे मैं इनका विरोध करूंगा। बिहार में अरे भाई मैं बोल रहा हूं, आचार्य बिहार में उसी मंत्री को साथ थे। पना क्या होता है? जो बिहार का शिक्षा मंत्री है, आप भी अपने टर्न पे सर। अरे आचार्य जब आप बोल चुके, अब मैं बोलूं। अच्छा, अब मैं बोल सकता हूं, अब मैं बोल सकता हूं। राजनीति से बात कर रहा हूं। अरे इधर देखिए आचार्य जी, कांग्रेस को कहिए बिहार में सरकार, बिहार में समर्थन, बिहार के मंत्री ने कहा है समर्थन से सरकार में है। उसूलों पे असर आए तो टकराना जरूरी है। नहीं, जब सुनिए, जब हिंदुत्व पे आघात हो, अब जवाब दीजिए, सॉरी जवाब दीजिए। आघात हो तो चिल्लाना जरूरी है, मंडल वर्सेस कमंडल ना हो जाए। दूसरी जगह पे आघात हो तो मिमियाना जरूरी है। अब मैं जवाब दीजिए। आपके सामने प्रूफ हो गया कि कितने शातिर हैं। अपने यहाँ को तुरंत क्यों भाई आप बताइए, आप सरकार वापस जवाब देने भाई केंद्र में उनको जवाब देने दीजिए सर। भाई यही तो मैंने कहा ना, जवाब दीजिए। सरकार में शामिल है वो मंत्री इनके दम पे सत्ता में है। कह रहे FIR हो गई है। अरे FIR तो छोड़िए, इन्होंने एक सेंटेंस बोला उसके खिलाफ, कांग्रेस का अधिकारी प्रवक्ता ने बोला, बोलिए। अभी ये बोल चुके हैं कांग्रेस का अधिकारी प्रवक्ता नहीं है, बोलिए आधिकारिक प्रवक्ता ने बोला है कभी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ? ना, कभी नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक बयान बोलिए। यही तो मैंने कहा
जब जब हिंदू धर्म पे आघात हो तो खूब चिल्लाएंगे। अरे ये लोग खाली सत्ता लेंगे। अरे भाई आप कमर सत्ता में में कमर बिहार खिलाएंगे में ये लोग। विपक्ष में नहीं है, सत्ता में है। मैं सत्ता से सवाल पूछ रहा हूँ, सत्ता से सवाल पूछ रहा हूँ भाई। बिहार में आप सत्ता में है, आपकी है। अच्छा दूसरा, जब सत्ता थी तो ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लिख के, भाई अपने टर्न पे बोलिए सर, दर्शकों के साथ न्याय करिए। हाँ मैं कह रहा हूँ ये तो हलफनामा कोर्ट में दे चुके। देखिए कई बात से ज्यादा महत्व होता है जो कोर्ट में लिखा। भगवान राम काल्पनिक थे, आज तक उसके लिए माफी नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी, झूठ बोल रहे, माफी नहीं मांगी आज तक, उसके लिए सिर्फ विड्रॉ किया है उसको। ठीक है, मुझे एक एक लाइन के 2-3 सवाल लेने, जल्दी से बोलिए, जल्दी पूछिए, एक एक लाइन का जल्दी पूछिए, इतना टाइम नहीं है। सवाल बीजेपी से है कि हम ये छोटे चीजों का जवाब राजनीति, ठीक है, छोटी बातों पर चुनावी राजनीति क्यों? चलिए सुधांशु सर से कि उन्होंने कहा कि माता पिता पे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने संसद में नेहरू सरनेम पे सवाल उठाए। ठीक है, मेरा सवाल बीजेपी से है कि बीजेपी कब तक डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स खेलेगी? ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे राहुल गांधी जी ने भी एक बार बोला था कि हम ऐसी मशीन बनाएंगे, आलू डालेगा सोना निकलेगा, फिर अभी ये बयान, तो हमेशा स्लिप ऑफ टंग कैसे हो सकता है? चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल जल्दी से। सर मेरा सवाल है कि 370 हटने से उसके बाद हमें लिथियम डिपॉजिट मिला है JNK में, क्या बताइए कि अगर आपकी सरकार रहती तो हम वहाँ पे लिथियम डिपॉजिट खोज पाते? और आपसे सर सवाल है, अब अगर लिथियम डिपॉजिट हमने खोज लिया है तो वो सर टेंडर किसे मिलेगा? ठीक है, अच्छा उसके आगे कुछ बोलना था क्या? सर मेरा तो मैं जान रही हूँ मेरा कहाँ तो पहुंच सर रहे हैं दूसरा आप। भी सर आराम से चलिए, अब टाइम नहीं है, जल्दी दोनों जवाब दीजिए। नहीं आप लास्ट में दीजिएगा। हम पहली चीज तो मैं इस बिटिया को बताना चाहता हूं कि आलू से सोना निकालने का बयान नरेंद्र मोदी जी का था, राहुल गांधी जी का नहीं था। आलू से सोना जनता को क्यों ऐसा लगा कि राहुल जी का है? वो बच्ची पूछ रही है। आप मित्रों की कृपा है। अच्छा, हाँ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है। जी आप मित्रों की कृपा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कृपा है। नतमस्तक हूं आप लोगों के उससे कि राहुल जी के बयान को कांग्रेस इतनी कमजोर है कि बता ही नहीं पाई जनता। आज की डेट में हम लोग मायावी लोग नहीं है। अगला, अच्छा आप लोग हम लोग मायावी लोग नहीं है, भोले लोग, मायावी लोग। रावण रथी बिरत रघुवीरा, रथ पर सवार रावण है। टाइम हो गया, लास्ट लाइन। से डरने वाला भी और क्या है? दूसरी बात मैं आपको बताऊं दोस्त, जो आप उसका कर रहे थे ना लिथियम वाला, तो सही बात कह रहे हो, अडानी को ही मिलेगा। चलिए सुधांशु जी, देखिए अब मैं भी वेट कर रही थी, मैंने माइक दिया था, बोल नहीं पाया। बहुत सी चीजें नियति का संकेत होती हैं। जैसे जब 1 जनवरी 1901 को सूरज उगा था तो पूरे देश में अंग्रेज की सरकार थी। 1 जनवरी 1951 को सूरज उगा था तो पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी। 1 जनवरी 2001 को 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण पड़ी तो देश में हमारी सरकार थी। अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में क्लियर मेजॉरिटी की सरकार थी। और लिथियम भी धारा 370 हटने के बाद निकला है। इसका मतलब भगवान भी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? मैं कह रहा हूं भगवान का भी संकेत है। वो कह रहे मायावी लोग हैं। तब सुनिए तो मैं कहना चाह रहा हूं, यानी नियत का संकेत है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी, 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की है। और जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। तो भगवान से भी इस बात पे हमको 24 में जनता फैसला का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।